देखिए, माया डोलस जो था वो एक कहा जाए सनकी एक गैंगस्टर था। और माया डोलस की अगर बात की जाए तो माया डोलस का जो जन्म था वो सायन के सायन के इलाका है कोलीवाड़ा, वहां पर उसका जन्म हुआ था। जिसके बाद माया डोलस को जो है वो आगे बढ़ता गया। माया डोलस के जन्म की तारीख की अगर बात करूं तो 15 नवंबर 1966 में मुंबई के सायन के कोलीवाड़ा में इसका जन्म हुआ था। बताया ये जाता है कि मुंबई के सायन के जो कोलीवाड़ा और प्रतीक्षा नगर ऐसे इलाके हैं कि जब जब मुंबई पुलिस या फिर कोई एजेंसी डॉन्स पर या गैंगस्टर्स पर जब शिकंजा कसती थी तो सारे ही जो गैंगस्टर्स थे वो इन्हीं कोलीवाड़ा और जो प्रतीक्षा नगर समेत जो दूसरे इलाके थे आसपास के वहां आ जाते थे। यही कारण था कि माया डोलस बचपन से ही इनके साथ मिलता जुलता रहता था और लगातार इनके साथ टच में भी था। ये भी बताया जाता है कि 1982 में माया डोलस ने आईटीआई की, लेकिन उसी दौरान माया डोलस की जो मुलाकात है वो जो क्राइम की दुनिया के जो बड़े माफिया डॉन्स हैं उनसे भी हो गई थी। इसके अलावा जोशी की अगर बात की जाए तो जोशी के साथ भी उसकी मुलाकात हुई थी और उसने जोशी का ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था। लेकिन जोशी के ग्रुप ज्वाइन करने से पहले में एक जो वाकया हुआ था वो ये हुआ था कि सन 1982 और 83 में जब कोलीवाड़ा में एक बिल्डिंग बन रही थी तो वहां के लोगों को पास ही जो प्रतीक्षा नगर है वहां पे जो है भेजा गया था। जब वहां पर प्रतीक्षा नगर में वो उनको भेजा गया था तो वहां का एक लोकल दादा था सुरेश बोरे एलियस चाटी भाई। माया डोलस का उसके साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ जिसके बाद माया डोलस को पीटा गया बहुत बुरी तरह और माया डोलस अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी तक माया डोलस के किसी गैंग के साथ एसोसिएट नहीं हुआ था, लेकिन जब चाटी भाई ने माया डोलस को पीटा तो उसके बाद उसने जो जोशी गैंग है उसे ज्वाइन किया। अशोक जोशी जो गैंगस्टर था उसको ज्वाइन किया और उसके बाद माया डोलस की जो कद है वो लगातार बढ़ता गया। यहाँ पे सचिन मैं एक बात और आपको बताऊं कि माया डोलस ने लगभग सभी जो गैंगस्टर्स थे मुंबई के, चाहे वो रमा नायक हो, चाहे वो संजय जोशी हो, चाहे वो छोटा राजन हो, चाहे वो डी कंपनी हो, तमाम गैंग्स में उसने काम किया। और उसके बाद उसने अपना भी एक माया के नाम से एक गैंग बनाया था जिसमें तमाम जो लोग थे वो दिलीप बुआ समेत तमाम लोग जो थे वो वहां पर उस गैंग में थे। माया डोलस एक ऐसा कैरेक्टर था जो अपने आप में बहुत सवाल जो है पिरोए हुए था क्योंकि सनकी था। जहां भी जाता था अंधाधुंध गोलियां चलाता था। वो ये नहीं देखता था कि उसकी गोलियों से मासूम लोगों की भी मौत हो रही है। और मैं आपको बताऊं जो जेजे अस्पताल कांड हुआ था मुंबई में, उससे पहले केईएम अस्पताल कांड हुआ था। वो ऐसे हुआ था कि जब माया डोलस को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उसके बाद माया डोलस पुलिस की ही जो राइफल से पिस्टल है उसे छीन के भाग गया था। जिसके बाद जो परेल इलाके में वो छुप गया था, लेकिन परेल इलाके में उसके गुर्गों ने उसको बताया कि 6 साल पहले जिस चाटी भाई ने उसको जो प्रतीक्षा नगर में पीटा था वो भी जो परेल के एक जो एक घर में एक गैंगस्टर था अंबेकर उसके पास छुपा हुआ है। जिसके बाद माया डोलस ने अपने गुर्गों को वहां भेजा और 6 साल बाद अपने जो उसका जो बदला लेने का था वो उसको अंजाम देने के लिए सारी उसकी जानकारियां इकट्ठा की। चाटी भाई की उसे पता लगा कि आम्बेकर का एक्सीडेंट हुआ था और वो केईएम अस्पताल में भर्ती है और लगातार जो चाटी भाई है वो वहां पे जाया करता था। जिसके बाद माया डोलस अपने गुर्गों के साथ केईएम जो जेजे अस्पताल कांड था उससे पहले कई की ये बात है केईएम अस्पताल पहुंचा। वहां पर जैसे ही उसने चाटी भाई को देखा तो अंधाधुंध उसने गोलियां चला दी। लेकिन गनीमत रही कि जो चाटी भाई था वो वहां से बच के निकल गया। जब माया डोलस को यह पता लगा कि चाटी भाई वहां से बच के निकल गया तो वो पागल हो गया। उसका जो गुस्सा था वो इतना बढ़ गया कि वो अस्पताल के वार्ड में गया, वहां पर अंधाधुंध उसने गोलियां चलाई और इस गोलीबारी में जो आम्बेकर है वो भी मारा गया, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं था माया डोलस के साथ। और इसके साथ साथ वहां पर कई जो पेशेंट एडमिट थे उनकी भी हत्या की गई। तो ये ऐसा एक सनकी गैंगस्टर था जिसने ना सिर्फ अपने दुश्मनों को ना नहीं छोड़ा बल्कि खुद दाऊद इब्राहिम जो जब डी कंपनी में ये था, जैसा कि मैंने बताया आपको, जो जोशी गैंग में जब ये था तो जोशी गैंग की जब हत्या की गई थी उससे 1.5 महीना पहले ही इसने डी गैंग को ज्वाइन कर लिया था दिलीप बुआ के साथ मिलकर।
और उसके बाद डी कंपनी ने इसको कहा कि भाई तुम जो जोशी गैंगों से पूरी तरीके से निपटा दो, जिसके बाद ये इसको पता लगा कि भांडुप में जो गणेश विसर्जन का प्रोग्राम चल रहा है वहां पर जो जोशी गैंग वहां पर मौजूद है, उसके बाद वहां पर भी अंधाधुंध इसने गोलियां चलाई। ये नहीं देखा इसने कि आसपास कुछ लोग भी हो सकते हैं, जिसमें 10 लोग तो जोशी गैंग के लोग मारे गए, उसके अलावा 5 से 10 लोग आम लोग जो वहां पे मौजूद थे वो मारे गए। अब आप सोचिए कि ये सनकी किस तरीके का था। दाऊद का जो पैसा था, इसने जब ये पूरा कांड किया उसके बाद इसने जो मुंबई में आया, मुंबई में एक पंजाबी जो बिल्डर था उसको इसने धमकियां दी। जब उसको पता चला कि ये डी कंपनी से जुड़ा हुआ एसोसिएट मेंबर है तो उसने पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने जब हाथ खड़े कर दिए तो उसने बिल्डर ने दाऊद को डायरेक्ट कॉल किया कि भाई हमें इससे बचाइए, इस माया डोलस से बचाइए, ये हमें फोन कर करके परेशान कर रहा है, अगर फिरौती चाहिए तो डायरेक्ट हम आपको देंगे, आप लेकिन उससे हमारा पीछे छुड़वाइए। वो सनकी आदमी है, वो नहीं देखता कि गोलियां कहाँ चल रही हैं, किसको लग रही है, कैसे लग रही है। फिरौती देने के बाद भी वो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देता है। जिसके बाद दाऊद ने माया डोलस को कॉल किया, लेकिन इसी कॉल ने माया डोलस के दिमाग में दाऊद के लिए गुस्सा भर दिया था। जब दाऊद इब्राहिम ने माया डोलस को कहा कि अब तू इस पंजाबी बिल्डर को कॉल नहीं करेगा, इसकी फिरौती मेरे पास आ रही है। ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि इससे पहले भी माया डोलस को कई बार दाऊद इब्राहिम ने ये कहा था, जैसे कई ज्वेलर्स थे जिनको माया डोलस डी कंपनी के नाम पर धमकाता था, वसूली करता था, और उन ज्वेलर्स ने भी दाऊद से कांटेक्ट किया और उसके बाद माया डोलस के शिकंजे से वो भी ज्वेलर्स निकल गए। तो वो गुस्सा और जो पंजाबी बिल्डर है उसका गुस्सा माया डोलस के दिमाग में था। इसी दौरान जी। वो सोच रहा था कि डी कंपनी को छोड़ के वो अपना गैंग बनाए, लेकिन दाऊद इस बात से बेखबर था। दाऊद ने उससे कहा कि मेरा 3 जो कंसाइनमेंट आने वाले हैं, मुंबई पोर्ट पे हमारे कंसाइनमेंट आएंगे, सोने के कंसाइनमेंट है, और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस कंसाइनमेंट को रिसीव करके मुझ तक पहुंचाना। जैसे ही जो कंसाइनमेंट मुंबई पोर्ट पे पहुंचे तो उसने माया डोलस ने दाऊद इब्राहिम का, जो खुद माया डोलस उस समय डी नहीं, हाँ, कंपनी ये का आपने अपनी हिस्सा रिपोर्ट में भी था, बताया, उसने यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। और यहाँ पर माया डोलस जो है, क्या मैं सूद साहब आपको भी लाना चाहता हूँ इस कन्वर्सेशन में। क्या इस वक्त पे माया डोलस जो है एक छोटा सा, हम ये कह सकते हैं कि पहले एक छोटा सा गुंडा, छोटा सा छुटभैया डी कंपनी के उनके साथ मिलता है, फिर किस तरीके से आता है, दाऊद को लगता है कि ये बड़ा बन सकता है, ये सत्या बन सकता है, या वो बन सकता है, फिर उसको काम देता है, फिरौती सारी यही करता है, फिर उसको ही क्रॉस करने की कोशिश करता है। फिर अब इस वक्त पे जब ये सोना आ रहा था, कंसाइनमेंट आ रही थी, तब जो है माया डोलस जो है कहीं ना कहीं ये अपने आप को जान चुका था कि भैया उसको तो अब डी कंपनी का गैस जाना है। वो जो बिल्डर फिरौती पंजाबी बिल्डर जिसका रजनीश ने विस्तार से जिक्र किया, उस वक्त क्या पैरेलल आ गया था, या वो डी कंपनी की बगावत कर रहा था? उस वक्त मुंबई में क्या चल रहा था सर? यहाँ से आगे किस तरीके से सर्कमस्टेंस जाते हैं? देखिए, नेचुरली बात है कि जो आपके अंडरवर्ल्ड हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं, इनमें थोड़ी डिसेंसी होती है। ये नहीं है कि गुंडे अलग टाइप के हैं। एक गुंडा जब आता है तो अलग टाइप का होता है, जब वो डॉन बनता है तो अलग टाइप की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उसकी उसी तरीके से पहचान होती है। और अगर कोई अपने मालिक को धोखा दे दे, जैसे दाऊद को, शायद ये जो डोलस है ये भूल गया कि दाऊद की कितनी पहुंच है, दाऊद की कितनी इंटरफेरेंस है सब चीजों के अंदर। और अब जब बात करते हैं डोलस के एनकाउंटर की, मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूं, ये जो गैंग्स होते हैं आपस में, और यहाँ पे जो पुलिस होती है, ये गैंगस्टर पुलिस से भी कनेक्शन रखते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन भी उनको पास करते हैं। और मुझे लगता है कि जो डोलस को मारने की सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी एक एसपी को या पुलिस के अधिकारी को, वो दाऊद के थ्रू दी गई थी ताकि उसको निपटा दिया जाए। क्योंकि आप देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं। ये जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं, इनको एक जॉब, मैं बम्बई की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं डिफरेंट गैंग से कंटेक्ट रखते हैं, एक गैंग का काम करके दूसरे गैंग के मेंबर को निपटा देते हैं, उनका काम भी आसान हो जाता है। और इसी तरीके से डोलस का जो काम है, मुझे लगता है कि पूरे तरीके से दाऊद ने उस पर निपटाया, पुलिस को इंफॉर्मेशन दे करके, इसके वेयरअबाउट्स को दे करके। और देखिए, जो बड़े बड़े डॉन्स होते हैं ये सच्चाई से काम करते हैं, इनका एक एजेंडा होता है काम करने का, उसी पे काम करते हैं। लेकिन अगर यहाँ धोखेबाजी हो जाए तो इनका गैंग ही नहीं चलेगा। इसी तरीके से जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम होते हैं वो भी बड़े तरीके से किए जाते हैं, बड़े विश्वास से किए जाते हैं। और बहुत से गैंगस्टर्स, मैं आपको बता दूं, आज की बहुत से गैंगस्टर्स पुराने टाइम से रॉ या आईबी के साथ कनेक्टेड रहे हैं, हमारे काम करते हैं। हम उस चीज से नहीं देखते कि इनका क्या एजेंडा है, क्या कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे अपने काम कराते हैं, हमारे काम करते हैं तो उनको अप्रिशिएट करते हैं। और ये जो गैंगस्टर्स हैं, इनका एजेंडा ये है
और अगर ये धोखा देने का काम करते हैं तो इनको निपटा दिया जाता है पुलिस के द्वारा, और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के अंदर अंडरवर्ल्ड का ही हाथ होता है, अंडरवर्ल्ड के लोगों का ही हाथ होता है। और गैंग वार जो चलते हैं वहां पे बहुत से बार ऐसा होता है कि इनको इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है इन्हीं के द्वारा, एक दूसरे के अगेंस्ट। और यहां से क्या हुआ था फिर इंफॉर्मेशन, जैसे आपने कहा था कि वो एसपी वाली बात बताई सूद साहब, फिर उसके बाद फिर आगे कैसे ये इस एनकाउंटर को अंजाम दिया जाता है? मतलब क्या दाऊद जान चुका था कि ये उसके अगेंस्ट आ गया है या फिर उसके पैरेलल खड़ा होना चाह रहा है? देखिए बिल्कुल पता होता है। पहली बात तो ये है कि जब दाऊद ने उसको दिया तो दाऊद को पता होगा कि उससे नाराज है, लेकिन दाऊद ने फिर भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। लेकिन उसके बाद जब दाऊद का सोना चुरा के चला गया तो दाऊद के पास तो बड़ा इजी सामान है, क्यों अपने लोगों को यूटिलाइज करे? क्योंकि आजकल या पहले टाइम में अंडरवर्ल्ड कैसे काम करता है, पैसे देता काम हो जाता है, उसके पास शॉप शूटर्स भी होते हैं। लेकिन अगर पुलिस से एनकाउंटर करा दिया जाए तो एक तो पुलिस को बेनिफिट मिलता है और वो इनके तहत और ज्यादा लॉयल भी हो जाते हैं और उनका काम निपट जाता है, उनकी प्रमोशन हो जाती है, उनको फायदा होता है और साथ में उनका जो दाऊद का दुश्मन है वो निपट जाता है। तो एक तरीके से आप कहिए कि एक तलवार की दो धार हैं, एक तरफ पुलिस को फायदा देना, एक तरफ अपने दुश्मन को निपटा देना। और इस तरीके से बहुत से लोगों को निपटाया गया पहले टाइम के अंदर भी। राव साहब, ये जो होते हैं, जैसे कि बिल्कुल ठीक बताया सूद साहब ने, यही जो है टिप ऑफ देते हैं, यही वो बात करते हैं। अब जिस तरीके से अगर इसी कहानी को आप एलेबोरेट करना चाहें, आप भी उस वक्त के गैंग और ये इसको माया डोलस को और दाऊद की दुश्मनी कैसे हुई, दोस्ती कैसे हुई, इसको बड़े अच्छे से जानते हैं। फिर उसका एनकाउंटर हुआ, इसको आप फिर उस वक्त की मुंबई और डी कंपनी के साथ इसको कैसे एलेबोरेट करेंगे? देखिए, जो मुंबई में जो शूट आउट्स होते थे उन दिनों की बात कर रहा हूँ सचिन जी। ये डेफिनेटली जो सूद साहब कह रहे हैं कि खबर कहाँ से मिलेगी पुलिस को। खबर जब तक कोई सोर्स इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक कोई भी पुलिस ऑफिसर, जो भी चाहे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है चाहे कोई और पुलिस ऑफिसर जो अपना पुलिसिंग करना चाहता है, उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन कौन देगा? कोई शरीफ आदमी तो देगा नहीं। यही है गैंग के, अपोजिट गैंग के आदमी, उनका आधा काम ठीक हो जाता है, उनका ये हो जाता है, उनका काम निमट जाता है, वो देंगे दूसरे गैंग के बारे में खबर देते हैं। और वो उस खबर को जब उसको एक्टिवेट करते हैं, यानी खबर को डेवलप करते हैं, वो डेवलप करने का काम पुलिस का होता है। थोड़ी टिप ऑफ देते हैं दूसरे गैंग के आदमी और उसको डेवलप करने के बाद में फिर पुलिस ऑफिसर्स अपना काम करते हैं और उसके बेस पर ही कोई ऐसे आदमी को पकड़ा जाता है। और पकड़ते वक्त अगर कोई रिटेलिएशन होता है तो फिर वो एनकाउंटर का रूप धारण कर लेता है। एक ये जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जो बात की जा रही है, अभी भी कई बार मैंने कहीं कहा है कि एनकाउंटर नाम की कोई भी डेफिनेशन कहीं भी किसी कानून में या किसी किताब में नहीं है। एनकाउंटर वो होता है कि जब कोई आदमी किसी अपराधी को पकड़ने जाए और उसके बाद वहां से उसको अटैक हो जाए, तो उसके बाद जो रिटेलिएशन में जो गोली चलती है उसमें कोई अगर मारा जाए अपराधी तो वो एनकाउंटर हो जाता है। एनीवे, जो भी है सच्चाई यही है कि खबर के बिना कोई भी पुलिस ऑफिसर्स अपना काम नहीं कर सकते। और यहाँ पर भी यही लागू होता है, गैंगस्टर्स में, अंडरवर्ल्ड में भी। एक दूसरे, जो गैंग एक नहीं होता है, गैंग कई होते हैं और उन सब के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं और अपने इंटरेस्ट को मोटिवेट उसको करने के लिए, सक्सेस बनाने के लिए वो कहीं भी किसी हद तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ तक जब लोखंड वाला एनकाउंटर की बात आप कर रहे हैं, उसमें यही बात सामने आ रही है कि कहीं न कहीं से किसी को खबर हो गई थी कि किसी आदमी ने, अपने गैंग के आदमी ने किसी को किसी को सोर्स इंफॉर्मेशन दी होगी और इसलिए अपने उस आदमी को, जिसको आइडेंटिफाई करने के बाद में फिर ये बख्शते नहीं है। ये बात भी सही है। कोई भी गैंगस्टर है, अंडरवर्ल्ड के आदमी है, उनको कोई किसी आदमी से कोई लिहाज नहीं है। अगर कोई आदमी उनको लगता है कि हमारे गैंग से दगाबाजी कर रहे हैं तो उसको डेफिनेटली वही मौत का ही एक अंजाम दिखाई देता है। वो कैसे भी करें वो उसको टिकने नहीं देते। क्यों? इससे दो मैसेज आते हैं। बाकी जो उनके साथ काम करने वाले आदमी, उनको लेसन मिलता है कि अगर अभी दोबारा किसी ने कुछ किया तो वो तो उसका भी अंजाम यही होगा। दूसरा, कोई आदमी और हिम्मत नहीं कर सकता कि उनके बारे में कोई खबर दे। यही एक कहानी पीछे आपके कई फिल्में में आती है, जो गैंगस्टर्स की या डकैट्स की फिल्में होती हैं, उनका भी यही अंजाम होता है। वो सारी फिल्में भी जो बनी हैं वही अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स की आपस की लड़ाई और आपस में किस प्रकार से क्रॉस इंफॉर्मेशन दी जाती है और कैसे कोई किसी को मरवा देता है। डेफिनेटली डबल फायदा है। गैंगस्टर्स को उनका अपोजिट आदमी मारा जाता है, उधर पुलिस को भी एक प्रकार से वाहवाही मिलती है कि देखिए अपने एक क्रिमिनल को, बहुत बड़े वांटेड क्रिमिनल को मार दिया गया। ऐसा ये प्रचलन में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो मैं मुंबई की बात के बाद दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में भी करीब 10 साल से, करीब 1995 94 95 से बात की जाए
और 2003-4 तक ऐसा ही चला था। यहाँ पर भी गैंगस्टर्स का काफी सफाया हुआ था, जो इंटरस्टेट गैंगस्टर्स थे उनका रहा, उग्रवादियों का रहा, खासतौर से बहुत ज्यादा जो टेररिस्ट मारे गए थे यहाँ दिल्ली में उनका रहा। इंटरस्टेट गैंगस्टर्स की बात तो ये थी कि कोई भी गैंगस्टर दिल्ली में आने में उस समय डरता था, लेकिन मुंबई में फिर भी वही काम चलता रहा। लेकिन अब वो मुंबई वाला काम भी अब स्लो हो गया है, क्योंकि ना तो इतने ज्यादा गैंगस्टर्स रहे हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ दुश्मनी करते हैं, और ना ही कोई वो बात नहीं, जैसे कल बात हो रही थी कि व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स ज्यादा उनको फायदा दिखने लगा है और वो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल में शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ये अभी गैंगस्टर्स का जो सिद्धांत है वो तो आपने सूद साहब ने बता दिया और मैंने उसको डिटो कर दिया है। और इस प्रकार से अगर पुरानी दाऊद की बात की जाए तो दाऊद के गैंग में ऐसे ही आदमी होते थे जो कि विश्वास पात्र होते थे, और जहां भी किसी को डाउट होता था तो वो उसको बख्शा नहीं जाता था। सचिन जी। और रजनीश, फिर यहाँ से आगे की जो है एरा को लेकर के जाते हैं कि सोना आ रहा था, कंसाइनमेंट आ रहा था, अदावत थी, बिल्डर ने कह दिया कि दाऊद अगर चाहिए, डी कंपनी की वसूली सब जानते हैं, जैसे कि सूद साहब ने बताया भी। और उस वक्त ये किरदार जो है क्रॉस करने की कोशिश करता है, दाऊद तक बात पहुंच जाती है। उस वक्त क्या डी कंपनी को पता था कि अगेंस्ट जा रहा है या ये अलग खड़ा हो सकता है, और उसके बाद फिर चीज़ें कहाँ जाती हैं? देखिए सचिन, जब दाऊद का सोना चोरी किया था इसने, और दाऊद ने ये भी जो मेरे सोर्सेज है जिनसे मेरी कंटिन्यू में जो मेरी बात हो रही है एजेंसीज के लोगों से, उनका ये कहना है कि उस दौर में दाऊद ने कई बार माया डोलस को खुद कॉल करके कहा था कि वो उसका जो 1 करोड़ 20 लाख का जो सोना है वो वापस कर दे, अगर नहीं करता तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी जब माया डोलस नहीं माना और उसका क्यों सोना नहीं मान रहा था, नहीं और उस दिया। वक्त क्यों नहीं मान रहा था, और उस वक्त क्या स्टेटस था माया डोलस का? इससे पहले तो बिल्कुल खास, जिसे कहते हैं कि दाऊद की सारी वसूली ही जो है माया डोलस कर रहा था उस वक्त। देखिए सचिन, हाँ, देखिए सचिन, जैसा मैंने आपको बताया कि माया डोलस एक सन की किस्म का जो गैंगस्टर या बदमाश कहा जा सकता है वो था, और इसी सनकपन का दाऊद इब्राहिम फायदा उठाना चाहता था। उसे फायदा हुआ भी, लेकिन यही सनकपन दाऊद इब्राहिम के लिए गले की हड्डी बन गया था कि दाऊद इब्राहिम एक काम करने, एक शख्स को मारने के लिए कहता था तो ये वहां पर जाके 10-15 लोगों को मार के आ जाता था। और जब जब दाऊद इब्राहिम इससे सवाल जवाब करता था या शकील सवाल जवाब करता था तो ये किसी की बात नहीं मानता था। जब सोना चोरी हुआ तो उसके बाद दाऊद को लगा कि ये नहीं मानेगा, तो इसीलिए दाऊद ने खुद, क्योंकि वांटेड था, मैं जैसा मैंने आपको बताया भांडुप में इसने कई लोगों की, मासूम लोगों की हत्या कर दी थी, जोशी गैंग के 10 लोगों को मार दिया था, तो ये छुपा हुआ था परेल में। तो दाऊद को लगा कि अगर इसको नहीं जो हटाया गया रास्ते से या इसको नहीं खत्म किया गया तो ये डी कंपनी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएगा। इसीलिए 16 नवंबर 1991 में खुद बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी जिसका नाम आफ्ताब अहमद खान था, उसको ये जो टिप ऑफ दी कि जो जिस शख्स को आप, माया डोलस को और जो दिलीप जो बुआ को आप ढूंढ रहे हैं, वो इस वक्त जो है वो लोखंड वाला इलाके के अपने घर का जो इलाका है वहां के समर्थ नगर में जो 4 बिल्डिंग है जिनके नाम स्वाति, रोहिणी, अदिति और अश्विन है, उसमें से स्वाति बिल्डिंग के 5th जो ए विंग के फ्लैट नंबर 5 के ग्राउंड फ्लोर पे ये तमाम लोग मौजूद हैं और आप वहां पर जाके इनको पकड़ सकते हैं। तो उसके बाद आफ्ताब अहमद खान अपने कुछ जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लोग थे, जैसे राणे की बात कर दी जाए, या फिर अगर बात की जाए सुनील देशमुख और इसके अलावा इकबाल शेख, ये तमाम ऐसे मुंबई पुलिस के अधिकारी थे जिनको लेकर जो आफ्ताब अहमद जो है वो लोखंडवाला के स्वाति जो बिल्डिंग है वहां पर पहुंचा, और उसके बाद किस तरीके से इस पूरे जो एनकाउंटर को अंजाम दिया गया ये सबके सामने था। और यही कारण था, ये मेन कारण था जिसके कारण दाऊद नहीं चाहता था कि माया डोलस अब और ज्यादा देर तक डी कंपनी का एसोसिएट रहे, और अगर वो डी कंपनी का एसोसिएट नहीं रहता तो जाहिर तौर पे वो ऐसे लोगों से हाथ मिलाएगा जो डी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यही कारण था कि दाऊद इब्राहिम ने माया डोलस की टिप ऑफ जो है उस समय के जो पुलिस डीसीपी लेवल के जो अधिकारी थे आफ्ताब अहमद खान, उनको टिप ऑफ दिया और उसी टिप ऑफ पे माया डोलस का एनकाउंटर कर दिया गया। और सूद साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, उस वक्त ये जो गैंग वॉर्स और ये सब चीज़ें चल रही थी, सबसे बड़ी चुनौती होती थी पुलिस के लिए भी इसको कैसे निपटना है,
ये बिल्डर्स, नया नया अब इकोनॉमिकल कैपिटल जो है वो ग्रो कर रहा था मुंबई, बहुत चैलेंजेस थे। पहले आपसे जानना चाहूँगा, फिर राव साहब से जानना चाहूँगा। तो ठीक है, वो तो मुंबई बम धमाकों के बाद जो है उसमें जो है मेन लिप्त होकर के दाऊद जो है वो निकल गया और शकील निकल गया और वो हाथ नहीं आया। उससे पहले भी क्योंकि डी कंपनी चलती थी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि दाऊद को पकड़ा गया या फिर दाऊद कभी हाथ ही नहीं आया या दाऊद हाथ होता हमसे रह गया। देखिए, बात यह है कि दाऊद एक छोटा मोटा क्रिमिनल था देखा जाए तो। स्मगलिंग किया करता था, इलेक्ट्रॉनिक की स्मगलिंग किया करता था, दुबई से उसका सामान आया करता था और उसको पॉलिटिकल पैट्रोनेज थी। मैं एयर अब्दुल्ले की बात करूंगा। दाऊद को जो सामान आता था सी के थ्रू, वो अब्दुल्ले के घर के नीचे बेसमेंट में घुस जाता था सी से डायरेक्टली। वहां डायरेक्ट लिंक था, बोट्स आ सकती थी बड़ी बड़ी उनके घर पे, तो वहां पे उनको पूरी पेट्रोल थी। देखिए, बड़ी बात क्या है कि जो भी गुंडा, एक गुंडा होता है, गुंडा डॉन कब बनता है? जब गुंडे को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलती है। जब उसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगी तो उसको पुलिस भी सपोर्ट करेगी। पुलिस पे के पास क्या चाह रहा है? क्या पुलिस इंडिपेंडेंट काम कर सकती है अगर गवर्नमेंट ना चाहे? आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ मुंबई के अंदर, क्या पुलिस कुछ कर पाई? पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने डायरेक्टली कह दिया कि इसका सुसाइड है, इसका मर्डर नहीं हुआ। और ये भी कोई देर नहीं लगाई, एक इंस्पेक्टर ने कह दिया, सब इंस्पेक्टर ने कह दिया कुछ घंटे के अंदर ही। क्या ये खबर ऊपर पूरी नहीं जाएगी? क्या सब इंस्पेक्टर अपने कहने पे कह देगा? नेचुरली बात है कि उसको ऊपर से डायरेक्शन थी, सिर्फ उसको कमीशन है उसकी बात नहीं है, उसको पॉलिटिकल पैट्रोनेज थी। तो इसी तरीके से दाऊद को पॉलिटिकल पैट्रोनेज थी। अगर किसी गुंडे को या किसी डॉन को ऊपर से सपोर्ट है तो पुलिस क्या कर सकती है? देखिए, मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूं कि इंटेलिजेंस की बड़ी इंपॉर्टेंट खबर होती हैं। ऐसी खबर होती है जहां पे सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है, कंट्री की सिक्योरिटी रिस्क पे होती है, और वो खबर जब भेजी जाती है तो वो खबर शेयर नहीं की जाती है, इवन टॉप के पॉलिटिशियंस के द्वारा, और वो इंसिडेंट होने दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी पंगा चलता रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में बहुत सी ऐसी चीजें हुई कि खबर थी लेकिन उनको पास ऑन नहीं की गई। तो इसी तरीके से अगर किसी डॉन के बारे में खबर हो और पुलिस अपने आप इंडिपेंडेंट एक्शन ले नहीं सकती, ऊपर से उसको सपोर्ट हो पॉलिटिकल की। अगर मुंबई ब्लास्ट हुआ था तो मुंबई ब्लास्ट के पीछे अगर एक कमीशन बिठाई गई थी, एक वन मैन कमीशन थी, जो पुराने हमारे सेक्रेटरी थे, होम सेक्रेटरी थे, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि यहाँ पे पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, पॉलिटिशियन और पुलिस मिली हुई है। देखिए, पुलिस एक ब्यूरोक्रेट है, उनकी लिमिटेशन होती है। इवन आप इंटेलिजेंस के लोगों की बात करें, इनकी भी लिमिटेशन है। खबर देंगे, आगे एक्शन ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं होती। और दाऊद को भगाने का काम किसने किया? वो भी तो पॉलिटिशियन ने किया। अगर दाऊद को ना भगाया जाता या दाऊद को पॉलिटिकल पैट्रोनेज ना होती तो दाऊद पकड़ा जाता, कोई पकड़ सकते थे। लेकिन कौन पकड़ेगा? कौन उसके खिलाफ कंप्लेंट करेगा? जिसको पॉलिटिकल सपोर्ट हो। जब आप पॉलिटिशियन के साथ में आपके बड़े बड़े लोग घूमते हैं, आप तो बड़ी फिल्मों पे भी देखते हैं, आज भी देखिए कई पॉलिटिशियन एमएलए होते हैं, बड़े चौड़े होकर घूमते हैं, उनका अलग गलत कैरेक्टर भी हो, क्योंकि उनको सपोर्ट है। अगर उनको सीएम सपोर्ट करेगा, उनको पीएम सपोर्ट करेगा तो क्या कर सकते हैं आप? तो इसलिए दाऊद को पकड़ने का काम तभी किया जाएगा जब पॉलिटिकल ऑर्डर होंगे या ऊपर से ऑर्डर होगा। मैं बहुत से केसेस जानता हूं, बहुत से केसेस सामने ला सकता हूं कि इंडिया के अंदर बहुत कुछ हुआ, लेकिन सारी रिपोर्ट थी, कोई काम नहीं किया गया क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था। इसी तरीके से दाऊद को पकड़ने के लिए, बड़े आदमी को पकड़ने के लिए आपको पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़ता है, पॉलिटिशियन की अप्रूवल लेनी पड़ती है। आज मुंबई के अंदर अंडरवर्ल्ड कैसे गायब हो गया? क्यों? जब यहाँ पे शिवसेना की गवर्नमेंट थी, पूरा बॉलीवुड के अंदर कंट्रोल था अंडरवर्ल्ड का। आज कहां चला गया वो कंट्रोल फडणवीस के आने के बाद? क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है इन गुंडों को या अंडरवर्ल्ड के लोगों को। आज दाऊद का आदमी बाबा सिद्दीकी मारा गया, कोई शोर नहीं बचा। तो ये फर्क पड़ता है सिचुएशन का। मैं उसी पे आ रहा था कि जब इतना कुछ रहा है, पॉलिटिक्स तो अब भी है, चलिए ठीक है, देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी की सरकार अब आई या उससे पहले की भी सरकारें रही हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि बदस्तूर फिर डी कंपनी चलती कैसे रही? आप ठीक है, आपने कहा कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज था, और अब कैसे जीरो पे आ गई, और अब क्या स्टेटस है सर? देखिए, अब इस टाइम पे बॉलीवुड से मोरलेस अंडरवर्ल्ड चला गया। जब बाबा सिद्दीकी जैसे लोग या जब दाऊद के सपोर्टर थे वो जेल में चले गए, बहुत से लोग जेल में गए, बहुत से पॉलिटिशियन जेल के अंदर गए, कोई ऐसे नहीं चले गए। आज दाऊद छुपा हुआ है, दाऊद को चैलेंज किया जा रहा है।
दाऊद एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जो जिन बॉलीवुड के स्टार्स को, एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को दाऊद सपोर्ट करता था, आज वो छुपे हुए हैं। अभी आप महाकुंभ देख लीजिएगा, क्या कोई बॉलीवुड का स्टार महाकुंभ में आकर के स्नान कर सकता था? उसका बायकॉट कर दिया जाता। लेकिन आज चक्र उल्टा चल रहा है। मतलब दाऊद का इन्फ्लुएंस इस टाइम पे बॉलीवुड से कम हो गया, खत्म हो गया, या उसके लोग छुप गए हैं, भाग गए हैं। सिचुएशन तब बनती है जब हमारी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, हमारे पॉलिटिशियन सपोर्ट करते हैं। इवन पाकिस्तान की आईएसआई वो दाऊद को सपोर्ट नहीं करती, बल्कि कोई और है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, जो बलूचिस्तान के अंदर बैठा हुआ है और वो ड्रग्स भेजता है इंडिया के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज कर दिया है। यानी कि ड्रग्स इंडिया के अंदर भेज करके वो यहाँ पैसा कमाना चाहते हैं। और दाऊद इस चीज के अंदर उतना सक्सेसफुल नहीं है जितना वो आदमी सक्सेसफुल है। और आज पाकिस्तान की आईएसआई भी उस तरफ देखती है। पहले बॉलीवुड से पैसा जनरेट किया जाता था, फंड किया जाता था हमारे टेररिस्टों को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। आज ड्रग्स के थ्रू पैसा जनरेट किया जाता है। तो फर्क है, टाइम की बात है, टाइम की बात है। ऑपरेशन चेंज हो गए, मॉडल ऑपरेंडी चेंज हो चुका है। आएगा वापस, बहुत बात हुई है। अब कहते हैं क्लिंटन फलाना ये वो, लास्ट फोटो सिर्फ जो है वो एक शारजा की नज़र आती है। ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा भी सपोर्ट नहीं करती, जाहिर सी बात है। एक वक्त पे आदमी बोझ ही हो जाता है। और उस वक्त पे, जिस वक्त जब पाकिस्तान ना कंगाली में था, तो वो कहते कि दाऊद की डी कंपनी ने कहीं ना कहीं उसको पैसे दिए थे। फिर उसका वहाँ डाउनफॉल कैसे हुआ, और इस वक्त क्या कि बीच में अब कुछ एक साल पहले कोई ऑडियो आया होगा जिसकी सफाई कहीं ना कहीं वो शकील की तरफ से आती, छोटा शकील। उसके अलावा कहीं वो एग्जिस्ट या उसकी कोई बात नहीं होती है। क्या इंडिया ने सोच लिया है कि अब नल एंड वॉइड उसको वहीं उसी की धरती पे हो जाए? नहीं, सोचा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि इस टाइम पे दाऊद को हमारे लिए एक लायबिलिटी नहीं बना हुआ, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बना हुआ। दाऊद आज प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की हालत यह है कि ना उसको छोड़ सकता है ना निकल सकता है। और पाकिस्तान को अगर इंडिया ने एफएटीएफ की ग्रेट लिस्ट में डाला था, तो दाऊद और बाकी जो हाफिज सईद जैसे लोगों की वजह से डाला था। और देखिए, अगर हम स्ट्रांग है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी जितने मर्जी यहाँ पे दाऊद भेज ले, जो कुछ मर्जी कर ले। अगर उसको इंडिया से पेट्रोनेज नहीं है, हमारे पॉलिटिशियन सपोर्ट करते हैं। देखिए, बहुत से हमारे पॉलिटिशियन हैं जो कोशिश कर रहे थे पाकिस्तानी लड़कियों में शादी करने की। रिसेंटली भी एक केस सामने आया। लेकिन वो उनका प्लान होता है अपने सोर्सेस को भेजना यहाँ पे पॉलिटिशियन के पास, ताकि उनको खबर मिल सके। पहले पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता था इंडिया के अंदर, जगह जगह टेररिज्म फैलाता था। आप 2008 की बात कर लीजिएगा। लेकिन ये जो काम किया पाकिस्तान ने 2008 में, इसमें पाकिस्तान को इवन चाइना ने डांटा कि आपको ये काम करने की क्या जरूरत थी। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान भी दोबारा से सोच रहा है कि किस तरीके से टेररिज्म लाया जाए। बात तो कभी नहीं आएगा वो, लेकिन कुछ ना कुछ करता रहेगा, कभी एक रूप में, कभी दूसरे रूप में। लेकिन आज हम स्ट्रांग है, हम एक्शन ले सकते हैं। आपने देखा कि पीछे जब पीएम मोदी जून 2023 में 24 में गए थे यूएसए के अंदर, उसके बाद पीएम मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया था और यूएस की डीप स्टेट इन्वॉल्व हो गई थी। तब पाकिस्तान के टेररिस्ट इंडिया के अंदर घुस के आ रहे थे, टेररिज्म कर रहे थे कश्मीर के अंदर उनकी सपोर्ट से। तो यहाँ पे इंटरनेशनल सपोर्ट थी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के टेररिस्टों को। लेकिन जब से ट्रंप आए तो सारा कुछ बंद हो गया। पाकिस्तान फिर भी कोशिश कर रहा है बांग्लादेश के थ्रू इंडिया पे अटैक करने की। देखिए, बहुत सी बातें हैं, बहुत से इश्यूज हैं जिन पे घंटों डिस्कशन हो सकती है। जाहिर सी बात है। लेकिन हाँ, लेकिन टाइम चेंज हो गया और पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान इसी एजेंडे पे चलेगा टेररिज्म के ऊपर, तो बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। टाइम की बात है सिर्फ। राव साहब, और कुछ है पाकिस्तान के पास? बर्बाद हो जाएगा, चलो ठीक है, वो ना खाए बनता है ना निगलते बनता है दाऊद को, है भी कि नहीं वो ठीक है। कल रजनी से भी मैं इस बारे में बात कर रहा था। पर राव साहब, मतलब अब अगर क्राइम फ्री हो रहा है, गैंग्स ख़त्म हो रहे हैं, डी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, जो मान ली प्रॉब्लम ही नहीं कर रहा, तो हम क्यों ज़बरदस्ती जो है उस जा करके कोई जिससे क्या कहते हैं उसको न्यूट्रलाइज करे या फिर कुछ और करे? डी कंपनी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, कमर तोड़ दी है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया? वो वक्त जो एक वक्त फिल्में सिर्फ जो है वो डी कंपनी और अंडरवर्ल्ड पे बनती थी। देखिए, वो टाइम अलग था जब फिल्में बनती थी डी कंपनी और दूसरे इनके एनकाउंटर्स के बारे में बहुत सी, अब तक 56 और कई फिल्में बनी हैं, वो अलग चीज थी। लेकिन हाँ, ये कहना बिल्कुल अभी मैं नहीं इस बात को सहमत हूँ कि डी कंपनी बिल्कुल खत्म हो गई है। डी कंपनी अभी खत्म नहीं हुई है पूरी तरह से, लेकिन हाँ, उसका प्रभाव कम हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके बारे में भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वो दाऊद अब कहाँ है और पाकिस्तान में है या नहीं है या कहीं और है।
जिंदा है या मुर्दा है ये अभी तक कोई कंक्रीट कह नहीं सकता, लेकिन अपेरेंटली मुझे लगता है कि दाऊद अभी कहीं न कहीं छुपा हुआ है, काम कर रहा है अपना, सीक्रेटली काम कर रहा है। मोडस ऑपरेंडी बदल गई है। वो ओपनली आकर जो जवानी के काम में जो किया करते थे वो अब कम करने के बाद वो शायद डायरेक्शन का काम कर रहा है। कहीं भी बैठकर कोई डायरेक्शन करता है, उसके आदमी डेफिनेटली अभी भी हैं। ये मानना बिल्कुल मैं नहीं है कि बिल्कुल दाऊद का असर खत्म हो गया है। डेफिनेटली उसके आदमी हैं, और जो आदमी थे वो बढ़ते भी जा रहे हैं। हो सकता है कम हो गए हो या बढ़ गए हो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हैं। दिल्ली में कमी कम हो सकते हैं, मुंबई में और आसपास में महाराष्ट्र में उसके आदमी हैं, और भी कई शहरों में जहां पर उनका एक प्रभाव होता है। जो भी अपना काम कराना चाहते हैं वो कहीं न कहीं से डायरेक्शन देके करा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्योंकि मैं फिर दोबारा यही कहूंगा कि अगर दाऊद का खात्मा हो गया होता तो भारत के लिए बहुत बड़ी खबर थी ये, और ये खबर कहीं ऐसे नहीं चुपचाप कहीं अंडर कारपेट नहीं रह सकती थी। ये डेफिनेटली बहुत बड़ा इसका वो होता। लेकिन और दाऊद जब जिस दिन डेथ हो जाएगी उस दिन उसकी डेड बॉडी का भी पता होने से, किसी को कहने या सुनने से नहीं होता है कोई आदमी गया या मर गया नहीं मर गया। कोई भी आदमी, जैसे आपके जो अमेरिका के जो वांटेड टेररिस्ट थे उनका देखिए ना, उनकी डेड बॉडी कहीं मिली तभी कंफर्म हुआ ना। ओसामा बिन लादेन काफी था, तभी तभी कंफर्म हुआ गया। ओसामा बिन लादेन पहले उसके एनकाउंटर से पहले काफी पहले खबर हुई थी कि वो मर गया, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि दाऊद का भी जिस दिन खात्मा होगा उसकी डेड बॉडी सामने आएगी। भले ही उसकी फोटो हमारे पास अभी लेटेस्ट नहीं है, वही ये शारजा वाले क्रिकेट मैदान के खेत देखते हुए की फोटो है। इसके अलावा फोटो अभी लेटेस्ट उसके बाद है ही नहीं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास नहीं है, रॉ के पास नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन हाँ फिर भी ये बात तय है कि अभी दाऊद इब्राहिम का है प्रभाव है, कम हो गया वो अलग बात है। इसी प्रकार से एक पैटर्नेज, पॉलिटिकल पैटर्नेज की बात की जाए, इसमें भी कोई डाउट नहीं है जो अभी सूद साहब कह रहे थे कि पॉलिटिकल पैटर्नेज डेफिनेटली गैंगस्टर्स को, क्योंकि पॉलिटिक्स और क्रिमिनल्स इनका मिक्सअप होना या कोई बड़ी बात नहीं है, सभी को जानता है। बिना पॉलिटिशियंस के कोई बहुत बड़ा बदमाश पनप नहीं सकता, और उस जब पनपता है कोई भी बदमाश तो वो पॉलिटिकल लोग, पॉलिटिशियंस लोग उससे उसका फायदा उठाते हैं और उसको शेल्टर भी देते हैं। ऐसा भी काफी केसेस में पता लगा है कि कहीं न कहीं किसी न किसी बड़े गैंगस्टर को पॉलिटिकल पैटर्नेज होती है, क्योंकि उनको अपने काम कराने होते हैं। और वो इस प्रकार से जब उसको पैटर्नेज मिलती है तो अनाप शनाप पैसा कमाता है, और पॉलिटिशियंस को फिर वो पैसा कमा कर देता भी, अपना हिस्सा उसको देता है। ये भी एक जग जाहिर है, इसमें कोई कहने की बात, कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, सभी को मालूम है ये बात होती है। लेकिन हाँ ओपनली कोई कहता नहीं है, ना पॉलिटिशियन कहते हैं ना गैंगस्टर्स कहते हैं, उनका आपस में मिली भगत चलती रहती है। और अभी ये देखना है कि कितना प्रभाव दाऊद का भी है, और कितनी जल्दी इसके बारे में कोई खबर मिलती है, इसके बारे में हमें इंतजार करना पड़ेगा। सर सूद साहब, फिर मैं रजनीश के पास आता हूँ। जानकारी आती नहीं है या शेयर नहीं होती है? फोटो बस वो शारजा वाली कितने सालों वाली वो आती नहीं है, एजेंसीज के पास होती नहीं है, या शेयर नहीं होती है? देखिए, शेयर करने की जरूरत नहीं हो, खबर आती है, जब टाइम आता है उसको निकाला जाता है। और मैं आपको बड़ी बात क्लियर कर दूं, राउत साहब ने बड़ी बातें ओपन की हैं, बहुत सी क्लैरिफिकेशन दी हैं। देखिए, जैसे दाऊद मरेगा खबर आ जाएगी, और ये नहीं कि हमको पता नहीं है, हमें पता है कौन कौन से उसके एड्रेसेस हो सकते हैं, उनको रेगुलरली चेक किया जाता है, उनको ट्रैक किया जाता है। लेकिन मेन बात होती है, जो भी आपका अंडरवर्ल्ड का आदमी होता है, सिर्फ ये तो नहीं है स्मगलिंग करता है, उसके पॉजिटिव बिजनेस भी होते हैं, कुछ वाइट के बिजनेस भी होते हैं, और इसी बिजनेस, ये ज्यादातर बिजनेस अपने दुबई या बाकी जगह से ऑपरेट करते हैं, और साथ में उनका अंडरवर्ल्ड का बिजनेस चलता रहता है। देखिए, जैसे एक कवर जॉब होता है और एक होता है आपका रियल जॉब। रियल जॉब इनका है स्मगलिंग, लेकिन साथ में कवर जॉब होता है। इवन हमारे जो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं वही काम करते हैं, कवर जॉब भी होता है उनके पास सीक्रेट जॉब भी होता है, तो दोनों काम चलते हैं। तो एक इनका व्हाइट कॉलर का जॉब भी होते हैं, वो भी करते रहते हैं, और वो बिजनेस इनका चलता रहता है, उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन साथ साथ मौका लगता है तो अपना दूसरा काम भी करते हैं। और जिस दिन दाऊद का कुछ इंसिडेंट होगी तो पता चल जाएगा और उसकी इंफॉर्मेशन आ भी जाएगी। वैसे भी दाऊद को मारने का इस टाइप पे कोई प्लान ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, दाऊद हमारे लिए कोई लायबिलिटी नहीं है, दाऊद लायबिलिटी है पाकिस्तान के लिए। और हो सकता है कि पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। इवन यूएई को यूएस की तरफ से धमकी आई थी कि तुम्हारी कंट्री के अंदर बहुत से इलीगल काम होते हैं, तुमको हम FATF की ग्रे लिस्ट में डाल देंगे। तो ऐसे लोग की वजह से, तो मुझे लगता है कि दाऊद अभी जिंदा है, उसकी इंफॉर्मेशन पूरी होगी, हमारी एजेंसीज के पास उसका ट्रैक रखती हैं। लेकिन साथ में इनका ब्लैक के साथ व्हाइट का जॉब भी होता है, सिर्फ ये तो नहीं है स्मगलिंग करते हैं।
दुकान खोलते थे पहले, बेचते थे सामान, बीच बीच में स्मगलिंग भी होती थी। वही काम इनका आज भी चलता होगा किसी लेवल के ऊपर। रजनीश। जी जी बिल्कुल, सूद सर ने बिल्कुल ठीक कहा। अगर दाऊद की शुरुआती जो काम धंधे की अगर बात की जाए तो सचिन, आपको पता होगा कि दाऊद अपने बड़े भाई शब्बीर के साथ मिलके मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक सामान और जो घड़ियां थी उनका जो है बिजनेस किया करता था, और उन्हीं की आड़ में वो स्मगलिंग और दूसरे अवैध धंधों को भी अंजाम दिया करता था। सबसे पहला जो क्राइम था वो यहीं से दाऊद इब्राहिम ने अपने बड़े भाई शब्बीर जो कास्कर था उसके साथ मिलकर किया था। ये दोनों क्या करते थे कि जब कोई शख्स आता था कोई सामान खरीदने के लिए, तो उसको, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं, तो घड़ियां बड़ी महंगी महंगी जो ब्रांडेड घड़ियां उनको दिखाई जाती थी, लेकिन जब ग्राहक उस घड़ी को पसंद कर लेता था तो पैक जब किया जाता था तो ये देखा जाता था कि क्या उसकी नजर, ग्राहक की नजर अपने सामान पर है या नहीं। अगर सामान पर नहीं होती थी तो ये लोग तुरंत उस घड़ी को एक लोकल और सस्ते ब्रांड की घड़ी से बदल देते थे। यहीं से यही क्राइम जो है वो शुरू हुआ, जो आगे चल के ना सिर्फ सोने की तस्करी तक गया, बल्कि हथियारों की तस्करी, और इसके अलावा एनडीपीएस के जो मामले, ड्रग्स की तरफ तस्करी, और इसके अलावा फिरौती, रंगदारी, लूट, और ये तो हत्या हत्या की कोशिश, डराना धमकाना, अपहरण, यहां तक चला गया। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो भी काम ये लोग करते हैं उसके पैरेलल एक जो व्हाइट कॉलर काम भी रखते हैं। अभी की अगर बात करूं तो सचिन, अभी भी दुबई में जो दाऊद इब्राहिम का एक भाई है वो उन सभी काम धंधों को संभालता है दुबई में, जो दाऊद इब्राहिम के काम है, जो सरकार की और कानून की नजर में बिल्कुल पाक साफ है और कानूनन बिल्कुल ठीक है। उन कामों को आज भी दाऊद इब्राहिम का एक भाई है, छोटा भाई है, वो दुबई में आज भी संभालता है। हालांकि नूरा की अगर बात की जाए तो नूरा कास्कर भी दाऊद के साथ मिला हुआ था, हालांकि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन सिर्फ एक भाई जो इसका है दाऊद इब्राहिम का, जो अभी भी दुबई में उन वाइट कामों को कर रहा है। ब्लैक कामों में जो अवैध काम है कानून की नजर में दाऊद इब्राहिम के, उनसे वो अलग है। और बाकी सारे जो अवैध काम है वो ना सिर्फ दाऊद इब्राहिम बल्कि छोटा शकील समेत तमाम जो टाइगर मेमन हो गया, छोटा शकील हो गया, दाऊद इब्राहिम हो गया और अनीस इब्राहिम हो गया, ये सारे लोग इस समय इस काम को कर रहे हैं। अगर मैं इसके दूसरे भाइयों की बात करूं तो अभी भी इसका एक भाई मुंबई की जेल में बंद है। तो जाहिर तौर पे कई ऐसी चीजें हैं जिनको ये लोग पैरेलल ही करते हैं, ताकि सरकार की नजर में भी ये साफ बने रहें और उसकी आड़ में ये अपने जो अवैध धंधे हैं उसको भी अंजाम लगातार देते रहें। जी सचिन। और फिलहाल जो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जिस तरीके से सूद सर ने कहा कि चीज़ों पे लगाम लगी है, तमाम ये तमाम चीज़ें इस तरीके से हुई हैं, और जिस दिन होगा हमारी एजेंसीज जो है अपना पूरा अपना मादा रखती हैं, जिस दिन कुछ होगा तो हम इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत है नहीं, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी होती है और वो पता लग जाता है, एजेंसीज के पास होती हैं। अब इस वक्त जो है वो क्या हालात है, क्या कुछ चल रहा है? बीच में खबर आई थी कि नहीं वो अफ्रीका में चल रहा है, तमाम चीज़ें चल रही है। मतलब एक चीज़ होती है कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था जी? दाऊद इब्राहिम। अब अगर ओसामा, वो ठीक है वो किसी खुड में जाकर के बैठा था, पाकिस्तान ने छुपा रखा था, अमेरिका के लिए तो एक प्रश्न था ना, वो उठा करके अगर लेके आ सकता है तो क्या इंडिया की तरफ से भी ऐसा कुछ हो सकता है? रजनीश। देखिए सचिन, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। आपको बालाकोट वाला जो ऑपरेशन था वो भी आपको पता होगा कि किस तरीके से बालाकोट में जो भारत ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, और अब जो तमाम जो आतंकी थे, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर था वहां पर किस तरीके से जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, वो तमाम चीजें दुनिया के सामने हैं। हालांकि अगर बात की जाए, मैं पर्टिकुलर अगर सचिन दाऊद की अगर बात करूं तो दाऊद के बारे में सबको पता है कि वो इस समय पाकिस्तान के कराची में मौजूद है। कभी वो रावलपिंडी में मौजूद रहता है, कभी वो कराची में मौजूद रहता है। हालांकि ये भी बात साफ है कि अब दाऊद इब्राहिम उतना एक्टिव नहीं है जितना वो पहले एक्टिव था। हालांकि उसके बिहाफ पे अब छोटा शकील ही दाऊद इब्राहिम के कामों को आगे बढ़ा रहा है। जो आपने सवाल किया कि जिस तरीके से जो पाकिस्तान ओसामा। के अंदर घुस के
ओसामा। जी जी जी, ओसामा ओसामा की जिस तरीके से आपने बात की, उसी तरीके का ऑपरेशन भारत भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत कानूनी पेचीदगियां होती हैं, बहुत चीजों को देखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज को देखा जाता है, बहुत कुछ चीजें देखी जाती हैं और उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो अमेरिका ने जिस तरीके से ओसामा को लेकर जो ऑपरेशन चलाया था, उसमें ओसामा को मार गिराया था, तो वैसा ही ऑपरेशन भारत भी कर सकता है। ऐसा नहीं है, भारत में मादा है और भारत कर सकता है, लेकिन कई चीजें, मुझे लगता है कि कई कानूनी पेचीदगियां होंगी, कई ऐसी चीजें होंगी जिसके चलते इस ऑपरेशन को अभी तक अंजाम नहीं दिया गया। लेकिन ये बात साफ है कि आईबी और तमाम जो एजेंसीज हैं, वो दाऊद इब्राहिम की हर मूवमेंट पे नजर रखी हुई हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अजीत डोभाल ने जो ऑपरेशन मुच्छर या ऑपरेशन जो दाऊद चलाया था, जो किसी गलती की वजह से जो वो फेल हो गया था, ऐसा ऑपरेशन आगे भी चलाया जाएगा, और इस बार मुझे लगता है कि इस बार दाऊद भारत की पकड़ से नहीं बच पाएगा। जी। अब सूद साहब, आप हैं मेरे साथ अभी? लगता है उन तक आवाज़ नहीं जा रही है। राव साहब, मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछता हूं जो सूद साहब ने जिक्र किया कि कि भाई टेररिज्म या आतंकवाद, अब खुद वो बांग्लादेश के रास्ते कोशिश कर रहा है कि चलो इंडिया को थोड़ा सा अनरेस्ट कर दे, नहीं कर पा रहा है। कश्मीर में ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है, अब क्या रह गया? लाखों टूरिस्ट जा रहे हैं, तो उसकी एक वो वाले हाफिज सईद और उसके साथ डी कंपनी भी फंड आता था, तमाम करती थी, वो ख़त्म हो गया है। अब वो तालिबान के साथ कुछ कर रहा था, तो वहाँ से भी किस तरीके से आ रहा है वो हमने देख लिया। तो फिर क्या रह जाएगा? फिर क्या कारोबार रह जाएगा? इकॉनमी वैसे तो जीरो है। देखिए, पाकिस्तान की इच्छा हमेशा रहती है कि भारत को तंग किया जाए किसी भी तरीके से। उसको इसी बात में मजा आता है, कैसे भी करे, चाहे उग्रवाद से करे, चाहे और कोई अपने गुर्गे भेजकर कुछ भी कराए, वो सारी चीज उनकी इंटेंशन यही रहती है। और ये अभी जब तक भले ही कश्मीर का इशू उनके लिए अब खत्म होता जा रहा है, लेकिन फिर भी उनकी नजर कश्मीर पर है। और वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से, चाहे वो बांग्लादेश को यूज करें, चाहे वो नेपाल साइड से यूज करें, वो अपने जो इसके जो मंसूबे हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहां तक दाऊद की बात है, उसको भी वो यूज करना चाह रहा है, और दाऊद के थ्रू भी कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज यहाँ पर कराने की कोशिश कर रहा है। वो तो हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की अपनी, मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी कामयाबी है कि उनके सारे मंसूबों को यहाँ पर कामयाब होने नहीं दे रहे हैं, और उनको जब भी वो कोशिश करते हैं वो उसको विफल कर देते हैं। आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे एरिया में कितने सीजर ऑफ ड्रग्स, सीजर ऑफ आर्म्स, बड़े बड़े सीजर्स किए जा रहे हैं और एनकाउंटर्स हो रहे हैं, आर्मी के साथ में एनकाउंटर्स हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के ये जो मंसूबे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये नहीं कामयाब होंगे। भले ही वो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी उसको किरकिरी भी का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, खास तौर से हमारे देश के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि कितना ही कोशिश करें, हम जब तक मजबूत रहेंगे, पाकिस्तान को इसमें सफलता मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। रजनीश, इसी को ऐड ऑन करना चाहें आप तो? देखिए सचिन, अगर दाऊद की जहां तक बात है, जिस तरीके से राव साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। और जो सबसे बड़ा सवाल जो सचिन आप अभी कर रहे थे कि क्या ओसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन भारत कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और मुझे लगता है कि तैयारियां भी चल रही होंगी, क्योंकि लगातार जो दाऊद के ऊपर नजर भी रखी जा रही है, और दाऊद एक ऐसा जो है वो शख्स है जो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। वो पाकिस्तान के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान उसी के जो लिंक्स हैं उसको उपयोग करके अपनी जो आतंकवादी जो घटनाएं हैं या आतंकवादी जो मंसूबे हैं उनको पूरा करता है। और अगर वो दाऊद को छोड़ देगा तो उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसके लिंक्स और उसके तार इतने नहीं फैले हुए हैं जितने दाऊद और उसके गुर्गों के फैले हुए हैं। तो जाहिर तौर पे ये सारी चीजें बिल्कुल जो हो सकती हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि दाऊद इब्राहिम जो है भारत के कब्जे में होगा, और भारत उसे कानून के सामने कानून के मुताबिक उसको सजा भी दी जाएगी। राव साहब, फिर कभी इस तरीके, क्योंकि अब भी अगर कोई रेटोरिक चीज़ आती है वहाँ से, तो वो यही आती है कि रॉ 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 बलूचिस्तान, रॉ रॉ रॉ, वो इस तरह के राग ही अलापता रहता है, और इस पे कोई जो है कोई जैसे कोई सुन के ही राज़ी नहीं है। ये क्या है, मतलब इससे आप कैसे, क्योंकि आपने बहुत क्लोज काम किया इन एजेंसीज के साथ।
देखिए ये एलिगेशन हमेशा पाकिस्तान लगाता रहता है कि हमारे देश पर इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ का बड़ा प्रभाव है, रॉ हमारे यहाँ इंटरफेरेंस करके ये अपनी एक्टिविटीज जारी रखता है। कई बार एलिगेशन रॉ पर भी लगे हैं, आरएनएडब्ल्यू पर एलिगेशन ये लगे हैं कि हमारे देश में ये इलीगली काम कर रहे हैं। कई बार हमारे जो रॉ के अधिकारियों को वहां पर डिटेन भी किया गया है, एम्बेसी के लोगों को तंग किया गया पीछे कई बार हमने देखा। तो ये सब कोशिश इनकी यही रहती है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को बदनाम करने की कोशिश करें, और पूरी की पूरी शिकायत ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और अमेरिका जैसे कई लोगों को, यूएन में ये कई बार उठा चुके हैं ऐसी बात, लेकिन इसकी बात सुनी नहीं कहीं भी जा रही, क्योंकि इसकी बातों में सच्चाई नहीं है। अब इससे कहीं ज्यादा हम इनके खिलाफ जो सबूत है वो हम यूनाइटेड नेशंस को हम दे चुके हैं, और इसको ये भी क्लेम किया जा रहा है कि इसको टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर किया जाए। कोशिश यही रहती है इसकी कि हमारे देश के साथ जो नहीं करना चाहिए वो सब कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की सुरक्षा एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, आरएनएडब्ल्यू, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब सजग है और सजग रहेंगी, और इसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। खासतौर से दाऊद इब्राहिम के बारे में मैं बता दूं कि डेफिनेटली हमारी जो इंटेलिजेंस आरएनएडब्ल्यू है वो अभी सतत लगातार काम कर रही हैं, और कहीं न कहीं से उसको डेफिनेटली खोज निकालने की कोशिश की जा रही है, और इसको कहीं न कहीं से जल्दी ही इसको ढूंढ कर इसको कानून के हवाले, जैसे अभी बता रहे थे रजनीश जी कि कानून के हवाले, कानून की गिरफ्त में हमारे इंडिया में आएगा, और जिस दिन ये आएगा तो बहुत बड़ी खबर होगी इंडिया के लिए। आपकी न्यूज चैनल के लिए भी एक दिन ये खबर आएगी बहुत बड़ी।